चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। आज हम ज्योतिष के इस तथ्य को बली प्रकार आपके साथ वार्ता में सम्मिलित करेंगे। यदि आपको समय पूरी तरह से है तो आप वीडियो देखिए, और यदि समय नहीं है तो आप आराम से जब समय मिले तब वीडियो को देखिए, क्योंकि हम आज से इस विषय को आप में अंदर भरने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। जब जन्म कुंडली के सूत्रों की समझ आपको आएगी तभी आपको ज्योतिष का ज्ञान संभव है। जन्म कुंडली में हमने यहाँ पर लिया हुआ है मेष लग्न का चार्ट। हमने आज इस कुंडली वीडियो में आपको बताना है कि सूर्य से लेकर के अन्य ग्रहों तक उनकी स्थिति के बारे वाले सूत्र कैसे समझा जाए। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे सूर्य को। सूर्य का स्वभाव क्या है? आप सब जानते हैं सूर्य का स्वभाव है गर्मी देना। गर्मी वही दे सकता है जिसके पास गर्म अर्थात अग्नि होगी, इसलिए सूर्य गर्म है, अग्निदायक है। अब सूर्य को यदि अग्निदायक ग्रह देखेंगे, जैसे मंगल भी दाह कारक है, अग्नि तत्व है, और केतु का भी यही स्वभाव है, अग्नि द्योतक है। सूर्य मंगल केतु अब जिस किसी कुंडली में मिल जाएं अथवा सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़े, केतु की दृष्टि पड़े, तो सूर्य के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण मंगल और केतु के गुण सूर्य में और सूर्य के साथ साथ आपके जेहन में, आपके दिमाग में, आपके जीवन में भर जाएंगे। उदाहरण देते हैं, ग्रह जब एक साथ बैठ जाएं तो उसको युति कहते हैं। ग्रह जब अपने स्थान से बैठ करके किसी ग्रह को देखें तो उसको भी युति के फल से अधिक फल देने वाला मानते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ सूर्य को अगर लग्न में बैठा दें तो मंगल की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही हो तो समझ लेना कि मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव जातक में पूरी तरह से भरा होगा। सूर्य की दृष्टियाँ, इसके बारे में आपको पता है, 7वीं ही होती है। मंगल की दृष्टियाँ होती हैं, प्रत्येक ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, लेकिन मंगल, शनि, राहु, केतु, इनकी दृष्टियों में फर्क होता है। मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि भी है, अर्थात मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, 4थी, 7वीं और 8वीं। मान लीजिए सूर्य बैठे हुए हैं मेष लग्न में। ये मेष लग्न जहां 1 लिखा हुआ है, ये मेष लग्न का चार्ट बन गया। अब सूर्य यहाँ बैठे हैं तो मंगल कैसे कैसे यहाँ पर बैठ के देखेंगे। मंगल यदि तुला में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से, संपूर्ण दृष्टि से देखेंगे। मंगल यदि कन्या में बैठेंगे तो 8वीं दृष्टि से देखेंगे। यही मंगल यदि मकर में बैठ जाएंगे तो चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। इसी तरह अगर केतु की दृष्टियां देखें, केतु अगर पंचम बैठेगा तो 9वीं दृष्टि से सूर्य को देखेगा। केतु यदि सप्तम बैठेगा तुला में तो 7वीं दृष्टि से मंगल सूर्य को देखेगा। केतु की 5, 7, 9 दृष्टि है। अगर केतु बैठ जाए 9th हाउस में, जहाँ 9 लिखा हुआ है, धर्म का घर है, धर्म कर्म के बारे में यहाँ से पता लगता है। अब यदि केतु यहाँ बैठ जाएगा तो 5वीं दृष्टि से सूर्य को देखेगा। ये तो हो गई आपको दृष्टियों के बारे में समझाने की बात। आशा है कि इस दृष्टियों के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब यदि सूर्य को मंगल और केतु प्रभावित कर रहे हैं तो सूर्य, मंगल, केतु तीनों अग्नि तत्व कारक हो गए। ऐसी स्थिति में जातक व्यापार क्या करेगा? इसके लिए विचार यही करना चाहिए, अग्नि से संबंधित कार्य ऐसा जातक करेगा जैसे भट्ठी, भट्ठा, बिजली के सामान, रेडियो आदि का काम पहले होता था, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अन्य सामान। तो यदि सूर्य पर इन ग्रहों की दृष्टि है, इन ग्रहों की युति है, तो ऐसे जातक को
इन अग्नि संबंधित कार्यों से लाभ होगा। चलिए सूर्य को और समझते हैं। सूर्य ग्रह प्रकाश देता है, यह तो प्रत्यक्ष ही है। अतः यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, इसके अनुसार आँख का प्रतिनिधि है सूर्य। जब सूर्य द्वितीय छठे हाउस में अथवा 12वें हाउस में बैठ जाए, द्वितीय यहाँ जहाँ वृष लिखा हुआ है ये द्वितीय हाउस है। और जो मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बता दूँ कि प्रत्येक कुंडली में कोई भी लग्न होगा, जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में मिथुन लग्न हो सकता है तो 3 अंक आएगा, कर्क लग्न होगा तो 4 अंक आएगा, लेकिन इसको भाव पहला ही कहा जाएगा। दूसरे घर को जहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर चाहे 6 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, इसको दूसरा घर ही कहा जाएगा। अतः आपको यह भी समझना अनिवार्य है। तो चलिए, जब सूर्य द्वितीय छठे घर में या 12वें घर में बैठ जाए तो शत्रु राशि में स्थित होकर के युति अथवा दृष्टि द्वारा मंगल शनि आदि के पाप प्रभाव में होता है, छठे घर में बैठ करके, क्योंकि छठे भाव के कारक मंगल शनि ही हैं। यहाँ अगर बैठ जाएगा सूर्य छठे घर में तो पाप प्रभाव में हो जाएगा। अतः ऐसी अवस्था में जातक के नेत्रों में प्रभाव पड़ेगा, जातक अंधा भी हो सकता है। सूर्य दूसरे घर में बैठे तो भी यही स्थिति होगी, छठे घर में बैठे तब भी यही होगी, और 12वें घर में बैठे तब भी यही स्थिति होगी। शत्रु राशि में बैठा हो तब, अगर मंगल की युति शनि की युति सूर्य के साथ हो जाए तो व्यक्ति का नेत्र विनाश होता है। तो चक्षुहीन बना देता है। ऐसी अवस्था में जातक को करना क्या चाहिए? यदि इन ग्रहों के साथ सूर्य की युति हो तो, दृष्टि हो तो, जातक को चाक्षुषी विद्या का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए, या फिर 8 ब्राह्मणों के द्वारा जातक को ये पाठ करवाना चाहिए, जिससे उसको नेत्र और व्यवसाय व्यापार इत्यादि की प्राप्ति होती रहे। तो सूर्य अगर शत्रु राशि का होकर के और अशुभ युक्त होकर के या अशुभ ग्रहों से दृष्ट होकर के 8वें में पड़ जाए तो, जहाँ 8 लिखा हुआ है, इस घर में सूर्य अगर बैठे हैं और शत्रु राशिस्थ हैं, चूँकि 8 सूर्य की शत्रु राशि नहीं है, 8 सूर्य के मित्र की राशि है, मंगल सूर्य का मित्र है। अतः यहाँ पर यदि तुला राशि होती, जहाँ 7 लिखा हुआ है ये तुला है, जहाँ 8 लिखा हुआ है ये है 8वां घर, तो ये वृश्चिक है। यदि ये तुला 8वीं जगह पर आ जाता जहाँ वृश्चिक 8 लिखा हुआ है तो सूर्य आ जाता शत्रु के घर में। यदि सूर्य शत्रु के घर में आ जाता तो अशुभ युक्त हो जाता, अथवा दृष्टि भी पड़ जाती शत्रु की और अष्टम स्थान पर बैठ जाता तो पिता की आंखों का विनाश करता है, क्योंकि यह योग न केवल त्रिक स्थान में बना अपितु पिता के भाव 9 से 12 भाव में बना। जहाँ 9 लिखा हुआ है, अगर 9 को जन्म कुंडली मान लेते तो 12 स्थान 8वां बन जाता, 9 से 12 स्थान अष्टम बना, तो ये पिता के लिए हानिकर हो जाता। सूर्य ग्रहों का राजा है, इसलिए संसार में राज्य, गवर्नमेंट, नवाब, बड़े जमींदार आदि महान सत्तारूढ़ व्यक्तियों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाला बनता है ऐसा जातक। ये राजा सूर्य यदि राजस्थान 10वां घर होता है और द्वितीय अथवा राज्य कृपादर्शक स्थान जो कि 9वां है, राज्य कृपा प्राप्त होती है यदि किसी का शुभ ग्रह यहाँ 9वें घर में बैठ जाए
तो नवम का स्वामी होकर के बहुत बलशाली हो तो मनुष्य को राज्य अथवा अधिकार की, शासन सत्ता की प्राप्ति होती है। यही प्रशासनिक अधिकारी आदि बनते हैं ऐसे जातक। तो ये तो बात हो गई सूर्य के ऊपर ग्रहों की। अब सूर्य का 12 घरों में प्रभाव आपको जानना जरूरी है। सूर्य बलवान होकर के अगर किसी के जीवन में लग्न अंतर्गत बैठ जाए, ठीक है, तो इसका प्रतिफल क्या होगा? संसार में बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्धि, ऐसा व्यक्ति स्वभाव में क्रोधी, ऐसा व्यक्ति तेजस्वी तो होगा, साथ साथ में इसके अंदर बड़बोलापन भी रहेगा, अहंकारी भी होगा, 1 मिनट में बड़ों को हिला देता है। लग्न के अंतर्गत सूर्य इस तरह का होकर बैठ जाए तो जातक में शासन सत्ता के गुण आ जाते हैं। सूर्य अगर द्वितीयेश होकर के, बलवान होकर के बैठा हो, द्वितीयेश कब बनेगा सूर्य? जहाँ 2 लिखा हुआ यहाँ 5 लिखा होता, अगर सिंह दूसरे घर में राशि आती तो द्वितीयेश बन जाता। यदि सूर्य द्वितीयेश होकर के नवम घर में बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या है। यदि द्वितीयेश होकर बलवान होकर के बैठा हो तो बहुत धन प्रदान करता है। जन्म कुंडली में तृतीयेश होकर बलवान हो, अगर किसी का सूर्य तृतीयेश होकर के लग्न में बैठा हो, तो तृतीयेश होकर के भाग्य में बैठा हो, तो तृतीयेश होकर पंचम में बैठा हो, तो बहुत प्रतिष्ठित बड़े ऊंचे दायरे के मित्रों के साथ मिलाता है। सूर्य यदि चतुर्थेश होकर के बलवान हो तो बड़ा खुला रोशनी वाला मकान, बंगला मिलता है इस व्यक्ति को, और छाती को खुला तथा बड़ा बनाता है ऐसा सूर्य। यदि यही सूर्य पंचमेश होकर के बलवान हो तो उसका पुत्र संसार में बहुत विकास करता है, तरक्की करता है, और उसका पुत्र बहुत साहसी होता है। सूर्य यदि षष्ठेश होकर के बैठ जाए तो उच्च में, षष्ठेश यदि सूर्य ऊंची अवस्था में बैठा हो बलवान होकर के, तो मनुष्य किसी बड़े घराने से, अच्छे लोगों के साथ दुश्मनी कर लेता है, महान शत्रुओं का साथ रहता है, गलत शत्रु नहीं होते। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और सूर्य छठे घर में, छठे घर के कारक, छठे घर से संबंध रखने के कारण, उच्च अवस्था में होने के कारण जातक के जो मामा होते हैं बड़ी तरक्की करते हैं, बड़ी ऊंची पदवी पाते हैं, खास तौर से माँ के छोटे भाई। सप्तमेश होकर के बलवान हो अगर सूर्य, तो मनुष्य किसी बड़े घराने से संबंध जोड़ता है, विवाह करता है। और अष्टमेश होकर के बलवान हो तो लंबी आयु देता है। नवमेश होकर के बलवान हो तो राज्य अथवा बहुत बड़ा महान अधिकार देता है। सूर्य यदि कर्मेश को लेकर के बलवान है तो जातक को बड़े अच्छे ऊंचे अधिकार मिलते हैं, शासन के अधिकार मिलते हैं। और लाभेश होकर के बली हो, यानी आमदनी के घर का मालिक होकर के अगर बलवान हो, तो ऐसे जातक को राज्य का लाभ प्राप्त होता है। यही सूर्य 12वें घर के मालिक होकर के उच्च बैठे हों कहीं पर, तो जहाँ प्रभाव डालता है उससे मनुष्य को पृथक कर देता है। यदि सप्तम, जैसे सप्तम और सप्तमेश से संबंध करेगा द्वादशेश सूर्य, तो स्त्री को छुड़वा देता है। इसी तरह से द्वादश स्थान पर सूर्य उच्च बलवान होकर के द्वादशेश होकर के बैठा हो, तो सूर्य जिन जिन घरों से संबंध रखेगा उन घरों को छुड़वा देगा। तो सप्तम से सप्तमें संबंध करे तो स्त्री को छुड़वा देता है। पंचम तथा गुरु से संबंध करे तो ऐसा सूर्य पुत्र को छुड़वा देता है।
यदि लग्नेश होकर बलवान हो तो राज्य देता है और सुख देता है। सूर्य चूंकि प्रकाश देता है, इसलिए इस ग्रह का द्वितीय पंचमेश होकर बलवान होना ऊंची विद्या भी देता है। परंतु बुद्धि कारक बुद्ध भी बलवान होना चाहिए, तभी ये ऊंची विद्या देता है। तो सूर्य अपने प्रकाश से समस्त वस्तुओं को पालता है, अतः इसे पिता कहते हैं। पाति इत पिता, अतः पिता का विचार नवम भाव से किया जाता है या नवम भाव के स्वामी ग्रह से किया जाता है। तो पिता का विचार और नवम भाव से तथा सूर्य से पिता का विचार करना चाहिए। यदि किसी जातक के कुंडली में तीनों बलवान हो तो पिता की आयु बड़ी लंबी होती है, दीर्घायु होता है, धनवान होता है, सुखी होता है, स्वस्थ होता है और उच्च पदवी से युक्त होता है। मनुष्य को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी करवाता है। सूर्य आधार रूप है, अतः हड्डी का कारक है। जब लग्नाधिपति होकर के सूर्य निर्बल बैठ जाए तो हड्डी में चोट आदि से मनुष्य कष्ट पाता है, यह याद रखना। रोगों पर अगर सूर्य को लेकर के हम चर्चा करें तो सूर्य 5 नंबर राशि का स्वामी है, अर्थात सिंह राशि का स्वामी है। 5 नंबर काल पुरुष के कुंडली में पेट नामक अंग पर पड़ता है। यदि सूर्य सिंह राशि, सूर्य पंचम भाव, पंचमेश सब शनि और राहु से पीड़ित हो जाएं तो जातक के पेट में दीर्घ रोग होता है, बहुत बड़ा रोग होता है। कभी कभी ऐसे जातक का जो लीवर है डैमेज हो जाता है, प्रायः ऐसा देखा गया है। सूर्य जगत की आत्मा है, वेद का वाक्य है, इसलिए जब भी किसी गूढ़ आंतरिक आधारभूत तथ्य का परीक्षण निरीक्षण होगा तो उसका विचार सूर्य से किया जाएगा। जैसे वर्णमाला में हम जानते हैं कि व्यंजनों का का, खा आदि का उच्चारण बिना स्वरों के सहायता के नहीं हो सकता। यहाँ स्वर वर्णमाला के आत्मा अधिष्ठान आधार रूप होने से सूर्य द्वारा उल्लिखित होते हैं। इसके स्वर हैं दो, देखा जाए तो आ ई ओ ए ओ आदि। तो सूर्य से विचारणीय विषयों के बारे में ध्यानपूर्वक यह विचार करना चाहिए। सूर्य मनुष्य को प्रकाश के साथ साथ आत्मवान बनाते हैं, बलवान बनाते हैं। जिस व्यक्ति का सूर्य अच्छा है उसका समाज में प्रभाव अच्छा होगा, ऐसे व्यक्ति का यश संवर्धित होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेगा। सूर्य के बारे में ये चर्चा करने के उपरांत वीडियो पर हम देंगे विराम, लेकिन अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंद्रमा से संबंधित ग्रहों के बारे में। चंद्रमा पर प्रभाव डालने वाले ग्रहों से व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव होगा और चंद्रमा से संबंधित व्यापार इत्यादि क्या होंगे, पत्नी का सुख इत्यादि का होगा। तो अगला विषय देखना मत भूलिए। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, पुनः मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, प्रणाम, नमस्कार।